नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बिहार में जनता दल यूनाइटेड के नव मनोनीत प्रदेश पदाधिकारियों की रविवार को पहली बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पार्टी में सब कुछ सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं, सब मिलकर काम करेंगे। वहीं जेडीयू नव मनोनीत प्रदेश पदाधिकारियों की पहली बैठक में दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से जुड़े जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष व इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह ने कहा कि 7 जुलाई को मैं मंत्री बना हूं, मैं मंत्री का काम भी मजबूती से करूंगा और संगठन का भी, लेकिन निश्चित रूप से पार्टी तय करेगी तो मैं जिम्मेदारी किसी मजबूत साथी को भी दे दूंगा। इस बैठक में सीएम ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी को नंबर 1 बनाने का वो जो सपना है वह अवश्य पूरा होगा। सीएम ने पदाधिकारियों से आग्रह किया कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने किया है उसी तरह से आप लोग भी जनता के बीच जाइए। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, हमने वोट की परवाह नहीं की, सबके लिए काम किया। लोग महिलाओं के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उन लोगों ने महिलाओं के लिए आखिर किया क्या? जब मौका मिला अपनी जगह अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। सीएम नीतीश ने आगे कहा कि हर क्षेत्र में हमारी सरकार ने काम किया, 7 निश्चय के तहत काफी काम हुआ। फिर भी कुछ लोग बोलते रहते हैं, लेकिन मैं अपने काम में लगा हूं। तो उपेंद्र कुशवाहा का कद जनता दल यूनाइटेड में बढ़ता ही जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जदयू के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। रविवार को पदाधिकारियों की हाई लेवल बैठक में इसके साफ संकेत देखे जा सकते थे। इस बात पर तब और मोहर लग गई जब सीएम नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में कई बार उनके कामों की तारीफ की और कहा, उपेंद्र कुशवाहा के आने से पार्टी पहले से अधिक मजबूत हुई। पार्टी की स्वकीयोक्ति सभी वर्गों में बढ़ी है। नीतीश कुमार ने भी ये संकेत दिए हैं कि कुशवाहा को पार्टी में और बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। दरअसल मोदी मंत्रिमंडल में जेडीयू कोटा से आरसीपी सिंह के मंत्री बनने के बाद लगातार जेडीयू के अंदर खाने से ये खबरें आ रही हैं कि सिंह की जगह उपेंद्र कुशवाहा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। पदाधिकारियों की बैठक में आरसीपी सिंह ने कहा कि केंद्र में मंत्री बनने के बावजूद संगठन का काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा, अगर पार्टी फैसला लेती है तो वो अपने किसी मजबूत साथी को जिम्मेदारी देने से पीछे नहीं हटेंगे। उनके इस बयान से साफ संकेत है आने वाले हैं कि दिनों में उपेंद्र कुशवाहा को जदयू की कमान सौंपी जा सकती है। पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए आरसीपी सिंह ने सभी नेताओं से मिलकर संगठन को मजबूत करने की भी अपील की। मौसम की बात करते हैं। बिहार में बारिश और बाढ़ ने हर साल की तरह इस साल भी कोहराम मचा रखा है। नदियों में जलस्तर बढ़ने से लोगों को विस्थापन भी करना पड़ रहा है। कल यानी आपको बताते चले कि रविवार को बिहार के समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर में बनहती पुल के पास बनाया गया बायां तटबंधन बाढ़ के पानी के दबाव और नदी के उच्च जलस्तर के कारण टूट गया था। रविवार को बैती नदी पर निर्मित इस बांध के टूटने से इसका पानी भयावह रूप से आसपास के इलाकों में फैल गया। ऐसे में भारी मात्रा में पानी फैलने से बांध के किनारे लगी सैकड़ों एकड़ फसलें बुरी तरीके से बर्बाद हो गई। बैती नदी पर बने इस बांध के टूटने के पीछे नदी में बढ़ते जलस्तर और पानी के दबाव को बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार पानी का जलस्तर बढ़ने से बांध पर दबाव पड़ा और यह टूट गया। जिसके बाद बांध का पानी फिर तेजी से खेतों में बह गया और काफी फसलों को बर्बाद कर दिया। बांध के टूटने के बाद जब आसपास के गांव वालों को चली तो फौरन उन्होंने बाढ़ के पानी को गांव में घुसने से रोकने के लिए खादी चौक के पास स्थित पुलिया को बंद कर दिया। जानकारी के अनुसार यदि बाढ़ का पानी ऐसे ही तेजी से प्रभावित होता रहा तो सिंघिया घाट बेगूसराय रोड में भी प्रवेश कर सकता है। इसके अलावा विभूतपुर, खादई, बसौन, शाहपुर, लिटियाही, भूसवार और पटिलिया गांव में भी ये गांव भी प्रभावित हो सकते हैं। फिलहाल स्थानीय ग्रामीणों ने बाढ़ से बचने की व्यवस्था करना शुरू कर दिया है। ग्रामीण बाढ़ से प्रभावित होने पर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से मांग की है कि तटबंध को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। बिहार बुलेटिन में खबरों में आगे रुक करेंगे महंगाई और तेल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ आज विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। देश के अलग अलग हिस्सों में विरोधी दलों के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बिहार की राजधानी पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने देश में महंगाई और तेल की बढ़ी कीमतों को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला।
तेजस्वी यादव ने कहा, महंगाई ने जनता की रीढ़ तोड़ दी, लोग भूख से मर रहे हैं और सरकार बेफिक्र है। उनकी पार्टी बिहार के सभी ब्लॉकों में महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस दौरान तेजस्वी ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए जन विरोधी बताया है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर सरकार पर तंज कसा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का विरोध दर्ज किया। राज्य टीएमसी महासचिव कुणाल घोष ने कहा, केंद्र सरकार को जन विरोधी नीतियों में बदलाव करना चाहिए। बंगाल के अंदर और बाहर विरोध जारी है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने केंद्र की भाजपा सरकार को जन विरोधी बताया और कहा कि कांग्रेस पार्टी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जल्द ही सड़कों पर उतरेगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जयपुर में महंगाई के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। उन्होंने केंद्र सरकार से महंगाई पर लगाम लगाने और ईंधन दरों में बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की है। इसके साथ साथ आपको बताते चले कि देश में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार हो चुकी है। डीजल के दाम में भी लगातार उछाल दर्ज किया जा रहा है। वहीं गैस की कीमतों में भी भारी बढ़ोतरी हो रही है। महंगाई की वजह से आमजन परेशान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पूर्व संसदीय क्षेत्र बाढ़ के में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत डाक बंगला परिसर में नवनिर्मित सामुदायिक भवन का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि सभी को पता है कि बाढ़ से हमारा विशेष लगाव है। यहां से लोगों से मिलने और समस्या दूर करने के लिए एक दिन में 12 किलोमीटर पैदल चलते थे। सामुदायिक भवन का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए नीतीश कुमार भावुक भी हुए। उन्होंने कहा, हम बाढ़ से 5 बार सांसद रहे, लेकिन परिसीमन के कारण बाढ़ संसदीय क्षेत्र कट जाने से काफी दुखी हूं। यहाँ की जनता का हमारे ऊपर विशेष प्यार और स्नेह है। नीतीश कुमार ने कहा कि हमने डाक बंगला परिसर का निरीक्षण किया था और उसी समय निर्णय लिया था कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत यहाँ सामुदायिक भवन का निर्माण होगा। आज इस नवनिर्मित सामुदायिक भवन का उद्घाटन हो गया। सामुदायिक भवन के निर्माण होने से यहाँ के लोगों को काफी सुविधा होगी। यह सांस्कृतिक वैवाहिक कार्यक्रमों के आयोजन में सहूलियत होगी, साथ ही लोग रात्रि विश्राम भी कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इसी परिसर में बहुउद्देशीय सभागार भवन का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। तो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में लगातार हो रही लोगों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। अब तक लगभग जिले में 16 लोगों की जान जा चुकी है। पुलिस ने इस मामले में जांच भी शुरू कर दी। इस मामले में लौरिया के एसएचओ सहित 3 अन्य को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल चंपारण में 16 लोगों की मौत की वजह साफ नहीं हो पा रही। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि यह मौतें जहरीली शराब पीने के कारण हुई। इधर पश्चिमी चंपारण के जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने कहा, हमें बताया गया है कि पिछले 2 से 3 दिनों में 8 लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। मृतकों के परिवार और न ही ग्रामीणों ने शराब के सेवन का उल्लेख किया। ग्रामीण जहरीली शराब को लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी गई। पुलिस ने मरने वालों के परिजनों समेत करीब 40 लोगों के बयान लिए, लेकिन इन सभी ने शराब के सेवन से साफ इनकार किया। उन्होंने आगे कहा कि अब एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है। इसके अलावा डिप्टी सीएम रेणु देवी ने भी 16 लोगों की मौत के मामले पर बयान दिया। उनका कहना है कि मामले में जांच की जा रही है, लेकिन स्थानीय स्तर पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। बताते चले कि बीते दिनों लौरिया ब्लॉक के देवरिया में 8 लोगों की मौत हो गई थी और जल्दबाजी उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था। पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ पूछताछ के बाद चली गई। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ लोगों ने मंगलवार को शराब पी थी और उसके बाद ही तबीयत उनकी खराब हो गई थी। जानकारी के अनुसार कुछ लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई। हालांकि जिला प्रशासन अभी इस मामले को लेकर कुछ भी ठीक से कहने को तैयार नहीं। तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को कहा कि कोविड का टीका नहीं लगवाने वाले विधायकों को मानसून सत्र में सदन की कार्रवाई में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। राज्य में विधानसभा का सत्र 26 जुलाई से शुरू हो रहा है और 30 जुलाई तक चलेगा। विधानसभा अध्यक्ष ने मीडिया को बताया, ऐसे विधायकों को मानसून सत्र में सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कोविड-19 का टीका नहीं लगवाया है। सदन में आने वाले सभी विधायकों के लिए टीकाकरण आवश्यक होगा। हालांकि उन्होंने कहा है कि मेडिकल आधार पर कुछ सदस्यों को छूट दी जा सकती है। ऐसे विधायक जो कोरोना वायरस से संक्रमित होने के साथ साथ स्वस्थ हो चुके हैं और जिन्हें उनके डॉक्टरों ने कुछ समय बाद टीका लगवाने की सलाह दी, उन्हें प्रवेश की अनुमति होगी। अध्यक्ष ने कहा, उनके अलावा मेडिकल कारणों से टीका नहीं लगवाने वालों को भी सत्र में शामिल होने दिया जाएगा।
आगे रुख करेंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर में कोरोना टीकाकरण केंद्र पर उस वक्त हंगामा शुरू हो गया जब वैक्सीन लगवाने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले और कुर्सियां फेंकी गईं। स्कूल में स्थित टीकाकरण केंद्र पर हुई मारपीट में हेडमास्टर समेत 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल मुजफ्फरपुर के कथैया थाना क्षेत्र के जसौली टोला के इमलिया गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय कन्या परिसर में कोरोना टीकाकरण केंद्र बनाया गया था। शुक्रवार को इस केंद्र पर अचानक भीड़ उमड़ गई। टीका लेने के लिए लोगों में आपाधापी मच गई। पहले टीका लेने के लिए 2 गुटों में विवाद शुरू हो गया। थोड़ी देर में दोनों गुटों के बीच मारपीट शुरू हो गई। कुछ लड़के लाठी डंडे चलाने लगे तो कुछ दूसरों पर कुर्सियां फेंकने लगे। हंगामे के कारण वैक्सीनेशन को भी बंद कर दिया गया। तो बिहार के समस्तीपुर जिले में प्रेमी प्रेमिका को प्यार करना महंगा पड़ चुका है। कानून को ताक पर रखकर लड़की के परिवार वालों ने सरपंच और पूर्व मुखिया के सामने पिटाई की। उसके बाद जोड़ी को एक दूसरे को पीटने के लिए कहा। इस दौरान वहां मौजूद लोग मूक दर्शक बनकर तमाशा देखते रहे, वीडियो बनाते रहे। वीडियो वायरल होने के बाद अब मामला तूल पकड़ रहा है। तो खबरों में आगे रुख करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं 2024 को फतेह करने के लिए। पश्चिम बंगाल की लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी अब केंद्र में सीधा मोदी सरकार को टक्कर देंगी। पीएम मोदी को चुनौती देने वाले ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी उतरने जा रही है और टीएमसी के एक वरिष्ठ नेता का दावा है कि दिल्ली में 2024 में ममता की सरकार बनेगी। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि अब टीएमसी बंगाल से बाहर निकलकर देश के अन्य राज्यों में भी चुनाव लड़ेगी जाकर के। रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में बड़ी जीत हासिल करने के बाद अब ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रीय राजनीति में उतरने जा रही है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता मदन मित्रा ने दावा किया कि साल 2024 में दिल्ली में ममता सरकार होगी और वहीं 21 जुलाई को एक वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए पार्टी राष्ट्रीय राजनीति में उतरने का ऐलान करेगी। मदन मित्रा ने कहा 21 जुलाई को एक वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए टीएमसी राष्ट्रीय राजनीति में उतरने जा रही है। पार्टी की ओर से कार्यक्रम के दौरान त्रिपुरा, असम, उड़ीसा, बिहार, पंजाब, यूपी और दिल्ली में बड़ी स्क्रीन लगाई जाएगी। साल 2024 में दिल्ली में ममता सरकार होगी। और इसके अलावा मदन मित्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2024 के आम चुनावों में अहम साबित होगा। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया कि बीजेपी साल 2022 का विधानसभा चुनाव हारने वाली है। और वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर टीएमसी 21 जुलाई को शहीद दिवस पर अपने सबसे बड़े वार्षिक कार्यक्रम के जरिए अलग अलग राज्यों में विभिन्न भाषाओं में पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी के भाषण का प्रसारण करके देश भर के लोगों तक पहुंचाने की योजना बना रही है। टीएमसी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि बनर्जी के भाषण को पश्चिम बंगाल में बड़े पर्दों पर प्रसारित किया जाएगा और पहली बार तमिलनाडु, दिल्ली, पंजाब, त्रिपुरा, गुजरात और यूपी जैसे दूसरे राज्यों में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। और उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल में भाषण बंगाली में प्रसारित किया जाएगा और जबकि अलग अलग राज्यों में स्थानीय भाषाओं में अनुवादित भाषण प्रसारित किया जाएगा। इसके अलावा टीएमसी नेता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गठ गुजरात में भी कई जिलों में टीएमसी की बनर्जी के भाषण को बड़े पर्दे पर प्रसारित करने की योजना है। उसने इस कार्यक्रम के बारे में लोगों को सूचित करने के लिए गुजराती में पुस्तिका वितरित करनी शुरू कर दी है। गुजरात में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके अलावा कहा गया कि मोदी और शाह ने पश्चिम बंगाल चुनावों के दौरान बीजेपी के अभियान की कमान संभाली थी। अब गुजरात और अन्य राज्यों में दीदी का संदेश फैलाने की हमारी बारी है। और वहीं पार्टी उत्तर प्रदेश में भी
ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रही है। यूपी में भी अगले साल चुनाव होने हैं। सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी ने अन्य राज्यों में भी टीएमसी की पहुंच बढ़ाने का आह्वान किया था। बीजेपी से टीएमसी में लौटे मुकुल रॉय को देश भर में पार्टी की मौजूदगी बढ़ाने का जिम्मा सौंपा गया है। इसके अलावा चेन्नई में भी अन्ना द्रमुक नेता जयललिता की तरह बनर्जी को अम्मा बताते हुए चेन्नई में पोस्टर लगाए गए। टीएमसी दक्षिणी राज्यों में भी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। राष्ट्रीय राजनीति में अनुभव रखने वाली बनर्जी ने कहा कि वे 21 जुलाई के कार्यक्रम के बाद नई दिल्ली का दौरा करेंगी, जहां वो पुराने और नए मित्रों से मुलाकात करेंगी। वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और विपक्षी नेता से भी मुलाकात कर सकती हैं। और वहीं बनर्जी ने कहा कि अगर उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात का समय मिलता है तो वो उनसे भी मुलाकात करेंगी। टीएमसी 1993 में कोलकाता में युवा कांग्रेस की रैली में पुलिस की गोलीबारी में मारे गए 13 लोगों की याद में शहीद दिवस मनाती है। अब देखने वाली बात होगी कि टीएमसी राष्ट्रीय पार्टी बन पाती है या नहीं, और जनता टीएमसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्वीकार करती है या नहीं। स्पेशल डेस्क आर्यन। तो दिल्ली की सीमाओं पर करीब 8 महीनों से किसान नए कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कई बार सरकार और किसानों की बैठक भी हुई, लेकिन बैठक हर बार बेनतीजा रही। किसान अपने आंदोलन को तेज करने के लिए समय समय पर रणनीति भी बनाते रहते हैं और इस बार भी किसान नई रणनीति लेकर अलग तरीके से आंदोलन करने वाले हैं। इस बार किसान कैसे आंदोलनों को तेज करेंगे, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली की सीमाओं पर किसान कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं और अब किसान संसद सत्र के दौरान दिल्ली में किसान संसद चलाना चाहते हैं। इसे लेकर रविवार को किसान नेताओं और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के बीच मीटिंग भी हुई, लेकिन मीटिंग बेनतीजा रही। आपको बता दें कि 22 जुलाई से जंतर मंतर पर किसानों के जरिए किसान संसद चलाए जाने के आह्वान के बाद रविवार को सिंघू बॉर्डर के पास दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच बैठक भी हुई। इस बैठक में किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल, जगदीश सिंह दलवाल, डॉक्टर दर्शन पाल, योगेंद्र यादव समेत 8 से ज्यादा 10 किसान नेता मौजूद रहे। हालांकि किसानों के प्रदर्शन को लेकर पुलिस और किसान नेताओं की सहमति नहीं बन सकी। संसद के आगामी मानसून सत्र के दौरान किसान संसद के पास किसान संसद चलाना चाहते हैं। आपको बता दें कि किसान नेताओं के मुताबिक 22 जुलाई से जब तक संसद में मानसून सत्र चलेगा तब तक हर रोज सिंघू बॉर्डर से 200 किसान जंतर मंतर पर जाएंगे और शांति पूर्वक किसान संसद चलाएंगे। सभी को बकायदा आई कार्ड दिया जाएगा और सबके पास अपना आधार कार्ड भी होगा। लेकिन दिल्ली पुलिस बिल्कुल नहीं चाहती कि मानसून सत्र के दौरान किसी दिल्ली में भी किसी भी प्रकार का प्रदर्शन करें। दिल्ली पुलिस ने किसानों को पूरी तरह से दिल्ली में आंदोलन करने के लिए मना कर दिया है और वहीं बैठक के बाद किसान नेताओं ने साफ किया कि वो संसद का घेराव नहीं करेंगे, लेकिन वो जंतर मंतर पर किसान संसद जरूर चलाएंगे। बता दें कि संसद के भीतर और बाहर जबरदस्त लामबंदी हो रही है और एक तरफ बैठकों का दौर चल रहा है तो दूसरी तरफ किसानों की तरफ से कृषि बिल पर संसद कूच की तैयारी है। इसी सिलसिले में किसानों के साथ दिल्ली पुलिस की बैठक हुई और दिल्ली पुलिस इस तैयारी में है कि कानून व्यवस्था को लेकर कोई समस्या ना खड़ी हो। इस सिलसिले में नई दिल्ली इलाके के 7 मेट्रो स्टेशन को अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत अब देश में लोकतंत्र का हवाला दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक देश में सरकार किसानों की बात नहीं मान रही है, लेकिन जब तक सरकार मांगे पूरी नहीं करेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कुछ दिन पहले टिकैत ने अपने ट्विटर अकाउंट से ये 2 लाइनें ट्वीट की हैं। उन्होंने लिखा कि लोकतांत्रिक देश में सरकार किसानों की बात नहीं मान रही है, लेकिन जब तक सरकार मांगे पूरी नहीं करेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आपको बता दें कि इससे पहले राकेश टिकैत ने कहा था कि किसान अब संसद की ओर कूच करेंगे। 8 महीने से किसान कृषि कानून के विरोध में आंदोलन पर बैठा है, लेकिन इसके बावजूद
सत्ता के नशे में चूर बीजेपी सरकार किसानों की मांगों को सुनने को तैयार नहीं है। केंद्र सरकार किसानों से कानून के जरिए उनकी जमीन छीनना चाहती है। ऐसा हरगिज नहीं होने दिया जाएगा। कानून वापसी को लेकर आंदोलन को तेज किया जाएगा, ऐसा राकेश टिकैत ने कहा। इसके लिए 22 जुलाई से हर रोज 200 किसानों का एक जत्था संसद भवन तक जाएगा। मानसून सत्र के दौरान किसान भी बाहर प्रदर्शन करेगा और शाम को वापस लौट जाएंगे। सरकार को हमारी मांगे माननी पड़ेंगी। सरकार किसानों के हौसले नहीं तोड़ सकती है। सरकार को एक दिन कानून वापस ही लेना पड़ेगा। संसद जाकर किसान सरकार पर दबाव बनाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा। देखते हैं सरकार कब तक नहीं मानती। अब ये देखने वाली बात होगी कि किसान को सरकार मना पाती है या फिर किसानों का आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। स्पेशल डेस्क आईवी न्यूज। चलिए इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन बस इतना ही। अब बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आर्या न्यूज।